फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। क्या पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में, जरा रिपीट किया जाए। प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में जानने वाले हैं। और ये देखिए, हमारे 10th के एग्जाम से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। खासकर इस टॉपिक से हम कई बार देखे हैं क्वेश्चन बैंक में, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं या उनको लिखिए। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूछ दिया है। तो चलिए इस पर हम विचार करते हैं कि भाई ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या हैं। तो पहले आपको समझा दें इस बात के लेकर कि हम लोग पिछले अपने वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ पदों को जाने थे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। क्योंकि भाई प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझना है तो कुछ तो इनके पदों के बारे में जानना होगा। जैसे आपतन कोण कहें, अपवर्तन कोण, अभिलंब, ये सब जान लीजिएगा, तब चल के नियम हमें समझने में आसानी होगी। तो थोड़ा सा रिपीट कर दें, कुछ शॉर्ट इसका रिवीजन हम लोग देख लें कि एक प्रकार का मेरा सतह था जिसका नाम हम क्या रखे थे, अपवर्तक सतह, ऐसे कोई एस कर दिए थे। और इसके नीचे हम जल माध्यम लिए हैं। इसके नीचे क्या माध्यम मेरा है, जल है, इस तरीके से। और इसके ऊपर का जो माध्यम था वो क्या है, तो वो हमारा हवा का माध्यम है। अब इसमें प्रकाश के अपवर्तन का नियम में है क्या कि जब भी प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो मुख्यतः 2 नियमों का पालन करती है। वो जो होती है, जैसे कि अब ये हवा से जाएगी जल में, ठीक, तो प्रकाश की किरणें जब हवा से जल में जाएगी तो 2 नियमों का पालन करेगी। और वही जो 2 नियम हैं हमारे, उन्हीं को हम क्या नाम कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो आखिरकार ये दोनों नियम है क्या, उसी को ही हम समझेंगे। और इसमें हमने क्या किया कि एक अभिलंब डाल दिया। ये मेरा एक अभिलंब है, इसको एन कर देते हैं और इसको एन डैश दे देते हैं। और इसमें हुआ क्या कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना मार्ग से हल्का क्या होती है, विचलित हो जाती है, ये तो जानते ही हैं। और फाइनली ये जाने की कोशिश तो की थी इस तरह से, बट हल्का सा विचलित हो गई तो ऐसे हो गया था। और यहाँ मेरा एंगल बना था, इसका नाम हम लोग रखे थे आई। और ये मेरा एंगल है, इसका नाम रखे थे आर। और ये मेरा आपतन बिंदु था ओ। इस तरीका से हमारा एक शॉर्ट फिगर बना और इसी फिगर के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझेंगे। मेन हमें समझना है, बस डायरेक्टली खाली आंसर दे दिए तो ये मतलब नहीं रहा। समझ जाएंगे तो एग्जाम के लिए हमारा काफी अच्छा होगा। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं। ये बात तो तय हो गया कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। अब ये दोनों नियम में क्या क्या है, चलिए इसको समझते हैं। पहला नियम क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम क्या कहता है, पहले समझेंगे, लिखने की बात नहीं। ये पहला नियम कहता कि ये जो आपतित किरण है, कहाँ से कहाँ तक आपतित किरण है, ए से लेके ओ तक, ठीक। और ये जो है बी, ओ से लेके बी तक अपवर्तित किरण है। तो नियम नंबर पहला की बात कर रहे हैं कि आपतित किरण ए से ओ तक और अपवर्तित किरण मीन्स कह सकते हैं ओ से बी तक। और अभिलंब, ये मेरा अभिलंब है, दिख रहा है डॉट डॉट से, ऐसे चलिए ना हाईलाइट कर देते हैं, इसको समझना है। तो पहला नियम में क्या कह रहा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में मिलते हैं। कौन से तल का मतलब, एक ही जगह पर। जैसे कि हमारा कहीं चौक होता है ना, 4 गो रोड आते हैं, एक ही जगह पे मिल जाते हैं तो उससे चौक घोषित कर देते हैं, नहीं क्या। तो यहाँ तो 3 गो रोड मिल रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, तो ए से लेके जाएंगे ओ तक, फिर एक बार ओ से जाएंगे बी तक। तो भाई कहीं ना कहीं यही जो पॉइंट है इस पर 3 गो चीज आके मिल रही है। तो ये तीनों जहां जाके मिल गई वो तो एक ही पॉइंट हुआ ना। तो वही प्रकाश के अपवर्तन के नियम में पहला नियम कहता क्या है, अब लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि आपतित किरण
कोमा अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों जाके एक ही तल में क्या होते हैं, मिलते हैं। अब कहेंगे सर ऐसे लिखेंगे तीनों जाके मिलती हैं, मैंने अपना विचार है, लिख सकते हैं कैसे भी। तो पहला नियम तो हमें लग रहा है कि अब जाहिर सी समझ गए हैं बात, अब इसमें तो कोई ज़्यादा फाल्ट वाली है नहीं बातें। अब हम चलते हैं 2 नंबर की बातों पर, समझते हैं कि दूसरा नियम क्या कहता है। पहला तो समझ गए, क्या पहला नियम है, आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में मिलते हैं, ये हमारा पहला नियम हुआ। दूसरा नियम क्या कह रहा है, दूसरा नियम थोड़ा हाईलाइट है, इसको समझ लीजिए, और यूं कहें तो इसको नोट के रूप में विशेष इसको नोट करके समझना है। क्यों, क्योंकि दूसरा नियम की कहानी समझा रहे हैं। प्रकाश के अपवर्तन के जो दूसरा नियम है, इसके बारे में एक वैज्ञानिक जिसका नाम था अस्नेल, और उन्होंने इस नियम को 1621 के आसपास लगभग, हाँ वही 1621 के आसपास इस नियम के बारे में बताएं। जो दूसरा नियम है वो क्या है समझ लिया जाए। उन्होंने क्या कहा कि भाई प्रकाश तो है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, कोई रंग ले लें, नहीं तो यहाँ तो माध्यम की बात है, चलिए माध्यम पर समझते हैं। तो जो वैज्ञानिक थे वो वैज्ञानिक भैया के नाम क्या था, अस्नेल। वैज्ञानिक जी क्या थे, अस्नेल उनका नाम था, और खोज का जो डेट हुआ वो क्या हुआ, 1621 में। अभी हम दूसरा नियम बताने जा रहे हैं, बट थोड़ा उस पर डिटेल में समझते हैं। तो अस्नेल जी क्या कहें कि किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, मतलब कोई 2 माध्यम ले सकते हैं, जैसे हमने क्या लिया, हवा जल, कोई हो सकता है कि कांच जल ले ले, हवा कांच ले ले, कोई 2 माध्यम होना चाहिए, एक ही माध्यम में नियम लागू होने वाली नहीं है। तो हुआ क्या, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण ये आपतन कोण की जाया जो होता है, क्या होता है वो, ये तो हिंदी में है, और जाया को हम लोग साइन बोलते हैं, साइन को ही जाया बोला जाता है। तो क्या बोले दूसरा नियम में, आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है। बाउंस किया क्या लग रहा है, दूसरा नियम सुनिए क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं लेकिन बताने वाले व्यक्ति कौन है, अस्नेल जी। कह क्या रहे हैं, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है। दूसरा नियम समाप्त हुए, किसका, प्रकाश के अपवर्तन के नियम का। और एक तीर से 2 शिकार, कैसे, हमने तो दूसरा नियम भी बोल दिया, इसी दूसरा नियम को अस्नेल का नियम भी कहते हैं। अगर एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन बना के आ जाए कि अस्नेल का नियम किसे कहते हैं, तब बस इसी दूसरा नियम को याद रख देना है, और आंसर में क्या लिख देना है, अस्नेल के नियम के अनुसार किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात इस बात को लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, जो अस्नेल भैया बोल रहे हैं इस तरीका से उन्होंने बातों को कहा है। मतलब जो दूसरा नियम है ना, थोड़ा संक्षेप में लिख सकते हैं, यानी आपतन कोण की जाया साइन, और आपतन कोण क्या है, आई यहाँ पर रख लेंगे, अनुपात का मतलब बटा होता है, ठीक है, और अपवर्तन कोण की जाया मतलब क्या, साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। ये नियतांक जो है इसका खुद का भी अपना नाम है। तो उन्होंने इस तरह के बातों को कहा, उन्होंने अपने बातों को एक समीकरण कह सकते हैं या एक फार्मूला के तौर पे दे दिए, साइन आई बटा में साइन आर बराबर म्यू। इसको हम लोग जो है ना, ये एक अक्षर है ग्रीक अक्षर, इसका नाम है खुद में म्यू, इसे म्यू कहते हैं। म्यू मतलब बिलाई जैसा म्याऊ नहीं, म्यू है तो म्यू है। देखिए जो वैज्ञानिक होते हैं वो भाई मेहनती होते हैं, हम लोगों से कुछ हट के सोचते हैं। अब ये नहीं है कि उनके पास 4 गो हाथ होता है, नहीं। जैसे न्यूटन ने भी कहे थे कि मैं भी साधारण ही हूँ, लेकिन मेरी सफलता का राज मेरा भरपूर कोशिश और लगातार मेहनत है। मतलब कि मेहनत जो लगातार कर रहे हैं ना, वही भाई सफलता की राज है उनकी। अब ये नहीं कि
वो कोई भगवान है, पांचों हाथ लेके आ गए, काम शुरू, ऐसा बात नहीं है ना। तो स्नेल जी के दूसरा नियम को संक्षेप में लिखना होगा तो क्या लिख देंगे, साइन आई बटा में साइन आर बराबर म्यू, और इसके नीचे लिख देंगे जहां क्या म्यू एक नियतांक है, जहां म्यू एक क्या है, नियतांक है, ऐसे लिख देंगे। कांस्टेंट ये होता है, नियतांक का मतलब इसका वैल्यू जो है ना एक निश्चित रख दिया जाएगा या स्थिर कर दिया जाएगा, ऐसे भी है। अब फिजिक्स में अलग अलग जगहों पर नियतांक का अलग अलग प्रयोग है। किसी का जी नियतांक है, कैपिटल जी, जो 9 क्लास में पढ़े होंगे। कहीं आ जाता है के नियतांक है, और हमारे यहाँ क्या आ गया, म्यू एक नियतांक है। अब सुनिए, क्या सर इतना बात लिखना होगा नियम दूसरा में? तो दूसरा नियम थोड़ा सा बोले ही थे कि जोर है इसमें, तो दूसरा नियम एक बार रिपीट कर लिया जाए। कैसे बोलना है, तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जाया साइन और अपवर्तन कोण की जाया साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, बात खत्म। और अर्थात करके, इस हिंदी वाले बात को अर्थात करके इस तरह से दर्शा देना और लिख देना जहां म्यू एक नियतांक है। इस तरीका से मेरा काम क्लियर हो जाएगा। और कहीं स्नेल का नियम पूछ दे तो आप प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को ही क्या कर देना है, लिख दीजिएगा, ठीक है। और एक बात कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए समझ लें, जो म्यू है ना, म्यू, ये जो म्यू है, ये स्नेल के नियम में म्यू को एक अपवर्तनांक नाम दिया गया है। इसे अपवर्तनांक भी कहा जाता है। कैसे, पहले माध्यम के अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी है म्यू। स्नेल जी आगे चल के बताएं कि देखिए भाई साहब, ये जो म्यू है ये एक प्रकार का अपवर्तनांक है। तो कहीं ना कहीं जब हम आगे अपवर्तनांक पढ़ेंगे तो स्नेल के नियम से भी अपवर्तनांक का ये सूत्र भी हो जाएगा। ये दो तरह से सूत्र हो गया, एक तरह से प्रकाश के अपवर्तन के नियम बन गया, स्नेल के नियम का सूत्र भी हो गया, और अपवर्तनांक का भी सूत्र बन गया। तीन तीन को इस पर नियम में आ गए। तो ज्यादा हमारा इधर उधर नहीं करना है, डायरेक्टली बोलेंगे स्नेल के नियम का सूत्र क्या होता है, तो साइन आई बटे में साइन आर बराबर म्यू, बात खत्म। तो इस तरीका से कहीं ना कहीं यहां से अपवर्तनांक जैसा वर्ड का उत्पत्ति हो रही है। किस तरह के वर्ड का उत्पत्ति हो रही है, अपवर्तनांक। यानी हमें लग रहा है कि हमारा अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, अपवर्तनांक पर बात करना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक प्रकाश के अपवर्तन के नियम को हम लोग अच्छे से समझ पाए हैं। अगर आपको डाउट्स है तो भैया कुछ कमेंट कीजिए, उस पर हम विचार करेंगे। और अब हमारा अगला टॉपिक जो है उसका नाम क्या है, अपवर्तनांक। तो आप इन चित्रों को बना लीजिएगा और ये चीज़ों को उतार लीजिएगा। पहला नियम को लिख कर तब चित्र को बना लीजिएगा और तब दूसरा नियम लिख दीजिएगा, ताकि और बेटर लगेगा, ठीक है। तो अब चलिए इसको उतारिए, तब तक हम वेट करते हैं। तो चलिए अब इसको मिटा दिया जाए और हम लोग अपना जो अगला टॉपिक है अपवर्तनांक, इस पर बात करते हैं कि भाई ये अपवर्तनांक क्या है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। गर्मी भी पता ही नहीं चला, गर्मी आ रहा है कि जा रहा है। रक्षाबंधन से गर्मी पता ना 2 दिन में एकदम अचानक बढ़ गया है। चलिए अब तो गर्मी है या ठंडा है भाई, मेहनत तो करना ही है। मेहनत में कहाँ गर्मी और ठंडा देखना है, क्या है, मेहनत तो बस मेहनत। ये दोस्ती सॉन्ग है ना, हम लोग एक पढ़ाई से दोस्ती कर लें और गाना गाएं कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये हमारे पढ़ाई से दोस्ती है, ठीक है। वो शोले का जय बीरू हम लोग नहीं है, हम लोग का पढ़ाई का दोस्ती है। तो अब गाना वाना नहीं गाएंगे, कभी गा दिया जाएगा मौका मिले तो। आइए हेडिंग डालते हैं, क्या है हमारा, अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक के बारे में अभी तुरंत हम डिस्कशन कर रहे थे। अपवर्तनांक, इसको ऐसे अंग्रेजी में इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
आज के हमारा टॉपिक को बोल दिया जाए कि क्या है, अपवर्तनांक। इन्हीं से कहे तो क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो अपवर्तनांक हमारा है, स्नेल के नियम से ही इसका डिफिनेशन उत्पन्न हो गया है। प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम लिखे हैं वही मेरा अपवर्तनांक का डिफिनेशन बनता है। कैसे अपवर्तनांक का डिफिनेशन देना होगा तो क्या लिखेंगे, चलिए समझते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है, तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। क्या है, बाउंस कर गया? अरे भैया, माध्यम का मतलब देखिए, इस तरीका से एक सतह था और ऊपर हवा हो और नीचे जल, ठीक। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए हमारा ये अभिलंब होता है यहाँ पर, और ये आपतन बिंदु, इसको n और n डैश कर दें, और ये मेरा आपतित किरण है और ये क्या है, अपवर्तित किरण। समझ लीजिए कि इस तरह से जा रहा है। अपवर्तनांक का मतलब किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण का मतलब I, अपवर्तन कोण का मतलब R। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात इसे कैसे लिख सकते हैं, साइन I अपॉन साइन R बराबर म्यू। और हमारा जो ये म्यू है, ये भाई साहब इन्हीं का तो नाम है अपवर्तनांक, ठीक है, इन्हीं का हमारा नाम है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक का डिफिनेशन हमने दे लिया। अपवर्तनांक का संकेत अगर हमें लिखना है, ऐसे ही हम बोल रहे हैं कि अर्थात लिख सकते हैं कि साइन I बटे में साइन R बराबर म्यू, और ये जो म्यू है इसी को हम बोलते हैं अपवर्तनांक। कहीं कहीं अपवर्तनांक को ऐसे n से भी सूचित कर रहा है, इसको कह रहा है क्या, न्यू कह रहा है अपवर्तनांक को, एगो म्यू और एगो न्यू। तो अपवर्तनांक का डिफिनेशन हो गया। अपवर्तनांक का सूत्र बोलना होगा तो साइन I बटे में साइन R बराबर म्यू, जहां म्यू हमारा क्या है, अपवर्तनांक है। अब अपवर्तनांक का जो कुछ नोट है उसके बारे में समझते हैं। पहला नंबर नोट में क्या समझना है, जरा देखिए। अपवर्तनांक जो होता है, ये I कहीं ना कहीं कोण है और R भी कहीं ना कहीं कोण है। तो दोनों कोण कट जाएगा तो कोई राशि तो नहीं बनेगा, मात्रक नहीं बनेगा। यानी नोट नंबर 1 में हमें लिखना होगा, फॉर्मूला लिखने के बाद तो हम लिख सकते हैं कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया? क्योंकि ये समान राशियों का अनुपात है। ऊपर भी कोण राशि है और नीचे भी कोण राशि है, तो कह दें कि इन दोनों का अनुपात एक जैसे राशियों का है, और जो एक जैसे राशि होते हैं उनका कोई मात्रक नहीं बनता है। तो अपवर्तनांक जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। नोट नंबर 1 समझ में आ गया। नोट नंबर 2 कह सकते हैं कि अपवर्तनांक एक शुद्ध संख्या के रूप में होती है। अपवर्तनांक जो होता है एक कैसा रूप में होता है, तो एक शुद्ध संख्या के रूप में होता है। मतलब अपवर्तनांक का हम जो वैल्यू लाएंगे तो संख्या के रूप में आएगा। जैसे जल का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक, तो क्या ABCD आता है? नहीं, एक संख्या के रूप में आता है। तो ये दो नोट के बारे में समझ लिए। क्या कंफ्यूजन लग रहा है आपको? इसके डिफिनेशन को ज्यादातर हाईलाइट हम क्यों नहीं किए? क्योंकि भैया स्नेल के नियम में ही इसको बता दिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम पर भी बताएं, तो एक वाली 3 गो की बात किए हैं। अब उसी को फिर बार बार क्या करें, अच्छा लगेगा नहीं ना। अब आपके माइंड में याद हो गया होगा, अपवर्तनांक का डिफिनेशन याद हो गया है नहीं? तो अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, तो ये मात्रकहीन है, बिल्कुल मस्त। और दूसरी बात, ये कैसी रूप में रहती है, तो ये एक शुद्ध संख्या के रूप में रहती है।
यहाँ तक तो हमें लग रहा है कि आप एकदम क्लियर मस्त हैं। अब हम चलते हैं कुछ पदार्थों के नाम और उनके अपवर्तनांक क्या होते हैं उनको जान लेते हैं, और वहां से एग्जाम में हो सकता है कि 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ दे। तो सबसे वीवीआई के तौर पर हमारा वो भी है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ पदार्थों के नाम और उनके अपवर्तनांक जान लेते हैं। अगर हमें हेडिंग डालना होगा तो इस तरीके से हम स्टार डाल के लिख सकते हैं। ऐसे स्टार डाल के आप लिख सकते हैं कुछ पदार्थों के नाम, कुछ पदार्थों के नाम एवं उनके अपवर्तनांक, कुछ पदार्थों के नाम एवं उनके अपवर्तनांक। और ये देखिए भाई, जो बात हो रहा है एक तरह से वीवीआई है। 1 नंबर हो सकता है एग्जाम में आए, पूरी तरह से संभावना व्यक्त नहीं करना है, लेकिन फिर भी अपने आप में उम्मीद रखना है। उम्मीद रखिए, कहा जाता है कि उम्मीद जिंदा रखिए साहब। आज हंसने वाले आपके नाम पर तालियां भी बजाएंगे। तो हमें अपनी उम्मीद को नहीं तोड़ना है, अपनी हिम्मत को जोड़ना है। तो चलिए इसकी बात को बढ़ाते हैं आगे। इस तरह से एक टेबल तैयार कर लीजिए और एक तरफ लिख दीजिए क्या, पदार्थ। और पदार्थ का मतलब एक तरह से ही माध्यम ही होते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं कुछ माध्यमों के नाम एवं उनके अपवर्तनांक, ये भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर क्या लिख देंगे, अपवर्तनांक। अपने अपने लिखने के ऊपर डिपेंड करता है, कसम मत खा लीजिएगा कि जो सर जी लिख रहे हैं ना वही सत्य है। अरे सत्य जो होता है वो छुपता ही नहीं है। 3 चीजें अधिक समय तक नहीं छुपती, क्या, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। तो पदार्थ और एक तरफ क्या हो गया, अपवर्तनांक। क्या लिखे भैया, जरा इसे के बताएं, कोई गलती लिखे हैं कि नहीं। अरे भाई साहब, ये अपवर्तनांक इस तरीका से घबरा न गया, ये जो देखिए वही लिखे हैं अपवर्तनांक, दोनों जगह। ये जो फॉल्ट हो गया, यहाँ पर भी फॉल्ट हो गया। देखिए इसको सुधार लिया जाए। अपवर्तनांक इस तरीका से होगा, और यहाँ भी आप सुधार लीजिएगा। अपवर्तनांक बाय मिस्टेक तो होना जरूरी है, और गलतियां होगा तभी ना जाके सही बनेगा। अब चल के हुआ सही। गलती करना पाप नहीं है, गलती करके छुपा लेना पाप है। तो हमारा तो गलती दिख ही रहा है। चलिए ठीक है। पदार्थ और अपवर्तनांक। पदार्थ में ले लीजिए हवा। पदार्थ में क्या ले लीजिए, हवा। हवा का अपवर्तनांक लगभग 1 होता है, 1.00 कुछ होता है, ठीक है, लेकिन लगभग में 1 ही मान लेते हैं। बर्फ, बर्फ का जो अपवर्तनांक होता है 1.31 करके से होता है, बर्फ का अपवर्तनांक। जल ले लीजिए, तो जल का अपवर्तनांक क्या होता है, 1.33। 1.33 देखिए, तो ये संख्या के रूप में आ रहा है कि नहीं। और एक बात हमें ये भी सीख मिल रहा है कि अपवर्तनांक जो है ना, कम से कम 1 होता है, 1 से नीचे नहीं जा सकता, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा सिस्टम। नहीं, हवा हो गया, बर्फ हो गया, जल हो गया, कांच। कांच, जरा कांच पर हम कहें तो 1 मिनट नोट करके बातों को समझिएगा। जो कांच होता है ये एक प्रकार का पदार्थ है, ये मत समझिए कि कांच कोई धातु के रूप में आता है, नहीं, ये पदार्थ के रूप में है। और कांच जो होते हैं ना, पढ़ाई लेवल से 2 भागों में डिवाइड है। ऐसे और भी प्रकार होंगे, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य रूप से जो 2 प्रकार हैं, एक का नाम है क्राउन कांच। अब सुने होंगे कि नहीं, कह रहे हैं सर कि वाह, कांच भी प्रकार होते हैं क्या। एक होते हैं फ्लिंट कांच, वाह भाई वाह, फ्लिंट कांच। कांच हमें 10th तक में विस्तार से तो नहीं दिया, लेकिन नाम जरूर लिया है, क्राउन कांच, फ्लिंट कांच। तो इन दोनों के अपवर्तनांक जो हैं वो अलग अलग हैं। कैसे, एक का अपवर्तनांक दिया है 1.52 ऐसे करके क्राउन का, और एक का है 1.6 कुछ करके।
तो हमें इसको 1.5 समझ लें और उसको 1.6। तो ज़्यादातर हमारे कांच के लिए कौन सा अपवर्तनांक प्रयोग करें? तो हमारे लिए हाईलाइट है क्राउन कांच, और हम इसकी अपवर्तनांक इसी को मान लें। हम यहाँ कांच लिखे हैं ना, आप अपने मन में समझिएगा कि क्राउन कांच का है। साइड में लिखना होगा तो लिख सकते हैं, बट यहाँ पर 1.5 लिखा जाए। एग्जाम में भी 1 नंबर क्या आएगा कि कांच का अपवर्तनांक होता है, ये सब ऑप्शन दिखेंगे ना, 1.5 मारिएगा, बात साफ है। ठीक है, अब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है एग्जाम को लेकर, वो आएगा ही नहीं तो क्या है, हम जिम्मेदारी लिया जाए। ठीक, अब कह रहे सर आप कैसे कहें बोल रहे हैं। हीरा, हीरा, अरे भैया हीरा इसी लिखा था क्या? हीरा इस तरह से, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। ऐसे बहुत से मेरे पास पदार्थ हैं, बहुत से ऐसे माध्यम हैं जिनका अपवर्तनांक हम लोग लिख सकते हैं, बट ज़्यादा हमें लिखने से क्या फ़ायदा कि अभी बहुत सारे दिमाग में नॉलेज भरनी है, ये पूरा चैप्टर बाकी है फिजिक्स का। तो जितना ज़रूरत है उतना ही खा लें, 1 महीना के खाना सब नहीं खा लें एक दिन, तबीयत खराब हो जाएगा। हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होता है, जल का अपवर्तनांक 1.33, कांच का अपवर्तनांक 1.5 और हीरा का अपवर्तनांक 2.42। इस टेबल से 2 बातों को नोट करना है। कौन कौन? चलिए समझते हैं। अपवर्तनांक से संबंधित 2 बातों को नोट किया जाए। आप अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे, हम उस बातों को समझा दे रहे हैं। और नोट जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी वीवीआई है। पहला नोट, इस टेबल में देखकर आपको क्या लगता है कि सबसे कम अपवर्तनांक किसका है, जरा बताएं। तो सर जाहिर सी बात है कि सबसे कम अपवर्तनांक हवा का है। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए या कोई हमसे पूछ दे कि सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, तो सभी पदार्थों की अपेक्षा लगभग में 1 होता है हवा का। इस बात को नोट करके लिख लीजिए। कैसे लिखिए? हवा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों की अपेक्षा कम होता है। हवा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों की अपेक्षा कम होता है। इस टेबल के हिसाब से हम जान रहे हैं, ठीक है ना। कम होता है अर्थात 1 होता है। इस बात को लिखे चाहे मत लिखे कोई दिक्कत नहीं। नोट दूसरा के समझ लीजिए। दूसरा में सबसे अधिक यहाँ क्या दिख रहा है? 2.42। और भी पदार्थ आप लाइएगा ना इसमें, किरोसिन तेल, बहुत सारे इसमें फिटकिरी, बहुत से ऐसे माध्यम लेके आइएगा तो उसका अपवर्तनांक 2 से पीछे ही रहता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक किस पदार्थ का अपवर्तनांक होता है? तो हीरा का। कितना होता है? 2.42। इस बात को यहाँ लिख लीजिए। बोले हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों से अधिक होता है, अर्थात कितना होता है? 2.42। ये बातें हमारा समझ में आई क्या? बोलिए, समझ में आई? तो चलिए समझ लीजिए क्या कह रहे हैं। इसको मिटा रहे हैं और कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज जो ऑब्जेक्टिव के तौर पर काम आएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। बहुत मेहनत है भाई, सबको पढ़िएगा अच्छे ढंग से, नोट्स फेयर बनाइएगा तो मस्त बनेगा, टेंशन मत लीजिए। धीरे धीरे पढ़ाई होगा ना तो सब काम हो जाएगा, एक के दिन में कुछ नहीं होता। एक क्वेश्चन आता है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। क्वेश्चन आता है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या अर्थ है? क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन लिख दें, लिख दे भैया। हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक केने गए जी, केने अपवर्तनांक है पे लिखते थे, देखिएगा लिखावट में हो सकता है बाई फॉल्ट। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है?
चलिए समझ लीजिए। 2 नंबर के क्वेश्चन है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या अर्थ है। यहाँ देख लीजिए, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। देखिए, प्रकाश की चाल और बात करते हैं अपवर्तनांक। बार बार हम अपवर्तनांक को लिखते समय काहे फाल्ट लिख रहे हैं। हमें लग रहा है कि पीछे ना वह पे हम रेफ दिए होंगे। हो जाता है किसी किसी से आदमी को एलर्जी हो जाता है, ऐसा तो नहीं ना है, सब तो ठीक है ठाक हो रहा है। दोनों के बारे में थोड़ा समझा दें, इसीलिए इनको हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, इन दोनों के बीच क्या संबंध है। प्रकाश की चाल और ये दोनों एक दूसरे की विरोधी है, विपरीत है। कैसे? प्रकाश की चाल अगर बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा। ये सर ये क्या बोल दिए, अजीब बात है। प्रकाश की चाल बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा। कैसे? मान लीजिए कि प्रकाश की चाल की बात कर रहे हैं जल में। जल में प्रकाश की चाल हमारा कितना होता है, तो 2.25 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक। और जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33। ठीक है। अब आ जाइए, बात कर लेते हैं कांच का। कांच का हमारा जो प्रकाश की चाल होता है वो होता है कितना, 2 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच में अपवर्तनांक क्या होता है, 1.5। अब जरा आप अपने से माइंड से सोचिए कि प्रकाश की चाल कम हुई भाई, 2.25 से क्या लिखा, कहाँ आ गया, 2 तक। अभी हाई एरो के चिन्ह पर इधर ध्यान मत दीजिए, अभी मेरा जो समझा रहा है इस पर ध्यान दीजिए, इस पर और इस दोनों पर। ठीक है ना। प्रकाश की चाल यहां से यहां देखे तो क्या हुआ, कम हुआ। और जरा इसको देखिए तो क्या हो रहा है, यहां से यहां गए तो बढ़ गया। यानी चाल अगर कम हुआ, तो अपवर्तनांक क्या हुआ, सॉरी हाँ ठीक है, अपवर्तनांक क्या हुआ, ज्यादा हो गया। अपवर्तनांक की ग्रोथ हुई। ऐसे आप एरो के चिन्ह इस तरह से, ग्रोथ के मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है अपवर्तनांक। बातों को बाउंस कर रहा है, क्या समझने में है। कुल एरो का चिन्ह पर मत ध्यान दीजिए, जो समझा रहे हैं उसको देखिए क्या कह रहा है। चाल प्रकाश का कम हुआ तो अपवर्तनांक बढ़ गया। अगर कहीं प्रकाश की चाल बढ़ेगा तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी हीरा का प्रकाश की चाल हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका अर्थ यह है कि इसमें प्रकाश की चाल सभी माध्यमों की अपेक्षा कम होती है और इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए, दिमाग समझ लीजिए, प्रकाश की चाल कम होती है लेकिन अपवर्तनांक इसका कितना होता है, अधिक होता है। एगो कम और एगो ज्यादा। हुआ कि नहीं हुआ? तो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका अर्थ यह है कि इसमें प्रकाश की चाल सभी माध्यमों की अपेक्षा कम होती है और इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आंसर समाप्त। तो बस अब हम विदा लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।